पिछली वीडियो में हमने बात की थी इटली के एकीकरण के बारे में। अब इस वीडियो में हम लेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में। तो थोड़ा मैंने एक मैप जो है ये डाला है, इसमें आप देख लें कि कौन सा देश कहाँ कहाँ पर है यूरोप में। यूरोप में जो प्रमुख देश हैं उसमें आप देखें यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर लिखा है, ये आ गया इंग्लैंड, यहाँ आ गया ये फ्रांस, ये आ गया स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, रूस या रशिया। तो ये हैं यूरोप के प्रमुख देश। लेकिन हम जिस देश की बात करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में, इस वीडियो में, वो है जर्मनी। तो जर्मनी जो था ये किसी समय में, ज़माने में छोटे बड़े राज्य थे यहाँ पर, जो कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। यहाँ पर आप देखें इतने सारे नाम हैं, जिसमें देखा जाए तो ये ब्रेडन है, ब्रेडनबर्ग है, हेनोवर है, पर्शिया है, वेस्ट प्रशिया, पोसेन है, इसके साइलेशिया है, सैक्सनी है, बेवेरिया है। इसके साथ साथ ये बहुत से करीब राज्य, यदि हम इसकी बात करें तो 1815 ईस्वी तक ये छोटे बड़े यहाँ पर राज्य हुआ करते थे, और इन छोटे बड़े राज्यों में आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। तो इन्हीं राज्यों को एकीकृत जो है आगे चलकर 1871 ईस्वी में किया गया। तो पहला जो चरण है वह है 1815 से लेकर 1850 तक, जो जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किए गए। जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या था कि यदि हम 1789 ईस्वी की बात करें, जब फ्रांस में पहली क्रांति हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय में जर्मनी लगभग छोटे बड़े राज्य, करीब 360 राज्यों का ये एक जो छोटे छोटे इसके राज्य थे, और इसका एक अध्यक्ष होता था जिसको सम्राट कहते थे। और ये इन राज्यों के द्वारा, जो 360 राज्य थे, उन्हीं के द्वारा इनका एक अध्यक्ष चुना जाता था। और 15वीं शताब्दी से एक परंपरा चली आ रही थी कि जो ऑस्ट्रिया यहाँ का एक राज्य था, उसी का सम्राट यहाँ का मुखिया चुना जाता था। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में एक ढीला ढाला संगठन था ये, जिसको कहा जाता था होली रोमन एम्पायर, हिंदी में कहेंगे पवित्र रोमन साम्राज्य। तो होली रोमन एम्पायर जो था, एक ढीला ढाला जो था, ये क्या है कि संगठन था 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। और ये जो था, ये जो शासक जो थे, ये यानी कि यहाँ का मुखिया जो था वह कमज़ोर हो गया था। तो ये जो राज्य था ना तो पवित्र था, ना रोमन था, और ना ही ये साम्राज्य था। यहाँ के जो प्रमुख राज्य थे जर्मनी के, एक का नाम था ऑस्ट्रिया, और दूसरा जो राज्य था वो था प्रशिया। ऑस्ट्रिया और प्रशिया दो राज्य थे ये, और प्रशिया का नाम आप बार बार पढ़ेंगे आगे। तो दो ये राज्य थे। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावों से देखा जाए तो यूरोप में कोई भी देश अछूता नहीं रहा। तो इस क्रांति का जर्मन राज्यों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा और कुछ जो थे सुधार किए गए। इसके पश्चात समय आता है यूरोप में नेपोलियन का। 1805 में ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिट्स के युद्ध में उसने हराया। तो उसने क्या किया, एक संघ बना दिया यहाँ के राज्यों का, जो कि ये राज्य थे कहाँ के, जर्मनी के, जिसको नाम दिया गया राइन संघ का। तो ये राइन संघ उसने बनाया। हालांकि देखा जाए तो आगे चलकर नेपोलियन जो था, इसका अभियान सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह हुआ। फिर इसके पश्चात 1815 ईस्वी में नेपोलियन जब हार गया तो एक संधि होती है जिसको कहा जाता है वियना संधि। ठीक है, वियना कांग्रेस, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। तो वियना कांग्रेस जो है ये हुई, और इसमें जर्मनी को नेपोलियन ने जो राइन संघ बनाया था उसको ख़त्म कर दिया गया। और क्या किया गया, अब 39 राज्यों में इसको बांट दिया गया। ठीक है, 39 राज्यों में जर्मनी को बांट दिया गया, और इस तरह से एक संघीय सभा जिसको डाइट की व्यवस्था भी यहाँ पर कर दी गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रयास जो थे ये किए गए। क्या हुआ कि इसी समय के दौरान प्रशिया, जो ऑस्ट्रिया मैंने कहा एक राज्य था, वहाँ का एक चांसलर
या फिर वहाँ का जो प्रधानमंत्री जिसका नाम था मेटरनिख। तो मेटरनिख ने क्या किया, यहाँ के राज्यों में जो राष्ट्रीय भावना थी उसको कुचलने का प्रयास किया और उसने जो प्रेस थी उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाए, गुप्त समितियों को अवैध घोषित किया और हर तरह से यहाँ पर रोक लगाई गई। इसके पश्चात हुआ जर्मनी का आर्थिक तौर पर एकीकरण जो है यहाँ पर हुआ और इस आर्थिक तौर पर एकीकरण के अंतर्गत इसको कहा जाता है ज़ोल्वेरिन। तो ज़ोल्वेरिन जो है, ज़ोल्वेरिन जो था ये विभिन्न राज्यों से व्यापार संबंधी नियम जो थे पहले भिन्न भिन्न थे। तो चुंगी जो घर थे वो सीमा पर उनकी क्योंकि क्या था कि व्यापार की आज्ञा नहीं थी और इसलिए क्या किया गया कि 18 रियासतें जो थी ये जर्मनी की मिल गई और 18 रियासतों ने मिलकर एक यूनियन बनाई जिसको ज़ोल्वेरिन कहा जाता है। एक व्यापारिक संधि थी और इनमें माल बिना चुंगी करों के आना जाना राज्यों में शुरू हो गया। तो इस तरह से इससे काफ़ी जो है हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति जो कि सबसे पहले यूरोप में, इंग्लैंड में आई और इससे क्या हुआ, नई नई मशीनें ईजाद की गई, आविष्कार किए गए, लोहा कोयला का जो है प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया गया और जर्मनी भी इससे अछूता नहीं रहा और इससे भी जर्मनी में जो एकीकरण आंदोलन था उसको काफ़ी बल मिला। फिर बौद्धिक आंदोलन देखा जाए, जर्मनी के जो दार्शनिक थे, विद्वान थे, ये जो थे ये बहुत ही लोगों के जीवन को इन्होंने प्रभावित किया। जर्मनी का एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था जेना विश्वविद्यालय। तो 1805 में यहाँ के जो विद्यार्थी थे उन्होंने मेटरनिख व्यवस्था का विरोध में एक संगठन बनाया जिसका नाम था बर्शनशैफ्ट। बर्शनशैफ्ट जो है ये एक संगठन जो था ये बनाया गया जेना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा और इस तरह से इन्होंने एकता, न्याय, स्वतंत्रता इत्यादि के ऊपर इस शिक्षित वर्ग ने जर्मनी में जोर दिया। 1817 में ये कहा जाता है कि इन्होंने एक उत्सव का भी आयोजन किया। मेटरनिख घबरा गया और उसने इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के ऊपर आगे चलकर रोक लगा दी। फिर 1830 में फ्रांस में दूसरी क्रांति हुई तो यूरोप के बहुत से देशों पर इसका प्रभाव पड़ा और यहाँ जर्मनी में भी इसका प्रभाव पड़ा। इसके जो हैनोवर हिस्से, सैक्सनी बुर्गनवर्ग इत्यादि जो रियासतें थी, इन रियासतों ने अपने के लोगों ने अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा गाड़ दिया और शासकों ने विवश होकर 1835 में संविधान लागू करके राज्यों में वैधानिक शासन की स्थापना की। केवल 2 ही राज्य, एक था ऑस्ट्रिया, दूसरा था प्रशिया, ये थे जिन्होंने वैध शासन को प्रदान नहीं किया। मेटरनिख इन उदारवादी आंदोलनों को सहन नहीं कर सका और दमन करने का प्रयास किया उसने। 1832-1834 में कार्लसबाद अधिनियम ही लागू नहीं किए गए बल्कि जर्मन डाइट द्वारा उनसे भी कठोर और दमनकारी नियम जो थे पास करवाए गए, कठोर दंड दिए गए राष्ट्रवादियों को। फिर 1848 की क्रांति हुई, तीसरी क्रांति फ्रांस में, क्योंकि पड़ोसी देश है ये जर्मनी का, तो इसका भी गहरा प्रभाव पड़ा। जर्मन राज्यों में उदारवादी जो आंदोलन थे ये चले। अध्यापक, विद्यार्थी, जनसाधारण ने विशाल जुलूस निकाला और मेटरनिख के महल की ओर चल पड़े और उसके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। भाग गया मेटरनिख यहाँ से और चला गया वो इंग्लैंड में। ऑस्ट्रिया के क्रांतिकारियों की इस महान विजय से प्रभावित होकर जर्मनी के अनेक राज्यों में विद्रोह हुए। बेडन, हेसे, सैक्सनी, बवेरिया, वुर्टमबर्ग आदि के शासकों ने उदार शासन प्रदान किए और जो राजधानी थी, क्योंकि मैंने कहा कि 2 ही राज्य प्रमुख थे, एक था प्रशिया और दूसरा था ऑस्ट्रिया। प्रशिया की राजधानी बर्लिन और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना में आपने 1815 में पढ़ा कि एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो हम यदि बर्लिन की बात करें तो बर्लिन में भी उपद्रव हुए और वहाँ का शासक था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। उसने उदार संविधान जो था उसको लागू करना पड़ा। फिर इसके पश्चात हुई फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। वयस्क मताधिकार के आधार पर 1 मई 1848 को चुनाव हुए और 18 मई को राष्ट्रीय संसद, जिसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा जाता है, का निर्माण हुआ और
1885 इसके सदस्य थे। और इस तरह से ये जो इसने जर्मनी के लिए, संगठित जर्मनी के लिए संविधान इसने तैयार करना था। और 600 निर्वाचित सदस्यों वाली व्यवस्थापिका सभा और मंत्रिमंडल की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया। तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को, ठीक है, नाम था उसका फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, विलियम चतुर्थ। इसको जो है क्या किया गया, ये शासक था कहाँ का, प्रशिया का। तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को इसका मुखिया नियुक्त किया गया। और लेकिन उसने जो जर्मनी था, यानी कि जर्मनी के जो राज्य थे, उसका सम्राट बनने से उसने इनकार कर दिया। इसके साथ साथ फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ और जर्मनी की जहाँ तक हम बात करें तो फ्रेडरिक विलियम ने आगे चलकर जो है बहुत अच्छा काम भी किया। तो ये जो थे ये प्रारंभिक प्रयास थे 1815 से लेकर के 1850 के बीच में। और ये जो प्रयास थे ये प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जर्मन लोगों में जो एक भावना थी, एकता की भावना, एकीकरण की भावना जो थी, ये पनपी। अगला है बिस्मार्क के अधीन सफल प्रयास। अब बिस्मार्क के बारे में हम लेंगे। ये मैंने एक तस्वीर भी बिस्मार्क की डाली है यहाँ पर, आप देखें तो ये बिस्मार्क। तो बिस्मार्क की अब हम बात करेंगे। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। 1861 में प्रशिया के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई, जिसने इनकार किया था जर्मनी का शासक बनने थे। और उसके स्थान पर उसका भाई, जिसका नाम था विलियम प्रथम, जो है ये शासक बना कहाँ का, प्रशिया का। ठीक है, विलियम प्रथम ये शासक बना प्रशिया का, क्योंकि प्रशिया एक प्रमुख राज्य था जर्मनी का। तो यहाँ का शासक बना और उसकी आयु थी उस समय 64 वर्ष। बहुत योग्य अनुभवी सैनिक भी था, सेना नायक भी था, कई युद्धों में भाग ले चुका था, बड़ा ही सुलझा हुआ इंसान था वो। तो प्रशिया का उसने देखा कि प्रशिया का जो भाग्य है उसकी सेना पर निर्भर है। और उसने क्या किया, विलियम प्रथम ने प्रशिया की सैनिक शक्ति को संगठित किया और उसने वॉन रून जैसे अनुभवी व्यक्ति को उसने सेना नायक और युद्ध मंत्री बनाया। मोल्तके को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नियुक्त किया। 3 वर्ष के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी सबके लिए। विलियम प्रथम सेना की संख्या दुगनी करना और युद्ध सामग्री खरीदना चाहता था और इसके लिए थी धन की आवश्यकता, लेकिन विधानसभा ने उसके इस उद्देश्य के लिए धन देना स्वीकार नहीं किया। दोनों में लंबा संघर्ष शुरू हुआ और राजा अपनी मांग में कमी आने के लिए तैयार नहीं था। तो विधानसभा के अधिकांश सदस्य उदारवादी थे और राजा की सैनिक योजना से सहमत नहीं थे। 1862 में विलियम ने विधानसभा को भंग कर दिया और नए चुनाव हुए। दुर्भाग्यवश इस बार फिर से उदारवादियों को बहुमत मिला। तो 3 रास्ते थे सम्राट के सामने, संविधान को रद्द कर दे, विधानसभा को भंग कर दे और करके एक तानाशाही की भांति का राज्य करे, या दूसरा था सेना में सुधार योजना को समाप्त कर दे, सोचे ही ना इस बारे में। और तीसरा रास्ता था उसके सामने कि वो राजगद्दी को छोड़ दे। तो बहुत उसने सोच विचार किया और उसने सोचा कि अब मुझे राज सिंहासन को छोड़ देना चाहिए और अपना जो रेजिग्नेशन था वो भी उसने लिख दिया। लेकिन क्या हुआ, सौभाग्यवश उसको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो बड़ा अनुभवी था और नाम था उसका बिस्मार्क। 1862 में उसने उसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसने राजा को विश्वास दिलाया कि उसकी जो योजना है वो सफल होके रहेगी। और इस तरह से बिस्मार्क जो था ये उसके कहने पर उसका एक प्रकार से जो विश्वास था उसी के फलस्वरूप आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण का जो काम था वो पूरा हुआ। तो थोड़ा सा हम बिस्मार्क के बारे में बात करेंगे। बिस्मार्क की गणना जो है जर्मनी ही नहीं बल्कि संसार के महान राजनीतिज्ञों में की जाती है। 1825 में उसका जन्म बर्लिन के शानहौज़न नामक स्थान पर हुआ। एक उच्च घराने से संबंध था, कुलीन वर्ग की सभी प्रवृत्तियां विद्यमान थी।
बर्लिन गॉटिगन विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की, घुड़सवारी अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया और शिक्षा प्राप्ति के बाद सैनिक विभाग में नौकरी की, लेकिन बड़ा उदंडी स्वभाव का था और अधिकारियों के साथ उसकी नहीं बन पाई और उसने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद वो अपने पिता की जागीर निफाफ में आ बसा और 1847 में उसका विवाह एक पड़ोसी की कुलीन वंश की कन्या से हो गया। अपनी पत्नी के प्रभाव के फलस्वरूप वो रूढ़िवाद का समर्थक था और उदारवाद का विरोधी था। 1847 में उसने राजनीति में प्रवेश लेना शुरू किया, जबकि प्रशिया के उच्च सदन का सदस्य वो चुना गया। 1884 की इसके साथ साथ देखा जाए तो 1847 में उसने भाग लिया। इसके अतिरिक्त उसने जो है आगे चलकर धीरे धीरे वो तरक्की करता चला गया। तो ये कहा जाता है कि बाद में जो है, क्योंकि वो बहुत ही योग्य था, तो उसकी योग्यता से प्रभावित होकर बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने क्या किया, अपना प्रधानमंत्री जो है उसको नियुक्त कर दिया गया। और इस तरह से उसको जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो उसने जो जर्मनी का एकीकरण था उसके लिए काम किया। 1862 से 90 तक वो जर्मनी की राजनीति में पूरी तरह छाया रहा और प्रशिया को एक शक्तिशाली देश भी बनाया, जर्मनी का एकीकरण भी पूरा किया। 1890 में उसका विलियम द्वितीय से मतभेद हो गया और उसने त्यागपत्र दे दिया। जुलाई 1898 को इसकी जो है मृत्यु हो गई। तो उसका उद्देश्य था प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना और इसके लिए उसने बहुत से कार्य भी किए। तो बिस्मार्क ने जो कार्य किए उसके दो उद्देश्य थे बिस्मार्क की नीति के। एक तो जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशिया के नेतृत्व को करना और ऑस्ट्रिया को बलपूर्वक जर्मनी से निकालना। दूसरा था प्रशिया को अपना अस्तित्व जर्मनी में विलीन नहीं करना चाहिए। तो बिस्मार्क ने एकीकरण के लिए प्रयास किया और जानता था कि बिना युद्ध लड़े जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो विभिन्न राज्यों के साथ उसने जो है जर्मनी की जो लड़ाइयाँ थी ये लड़ी गई, जिसमें पहली लड़ाई है डेनमार्क से युद्ध। डेनमार्क से युद्ध के दो कारण थे। डेनमार्क पर आक्रमण करने के लिए क्या किया, उसके दो वजह थी। तो जो डेनमार्की में दो डचियाँ, एक का नाम था स्लेस्विग, ठीक है, स्लेस्विग, और दूसरी थी होलस्टीन। तो ये दो जो डचियाँ मतलब राज्य, डचियों के मामले में ऑस्ट्रिया के साथ उसने क्या किया, युद्ध छेड़ दिया। उसने क्या किया, यहाँ पर युद्ध जो है उसने छेड़ दिया। ये स्लेस्विग और होलस्टीन के आगे चलकर क्योंकि उसको प्राप्ति हुई, डेनमार्क से उसने युद्ध किया। और ये दोनों डचियाँ उत्तरी जर्मनी में डेनमार्क प्रायद्वीप में स्थित थी और दोनों डचियों पर डेनमार्क का शासक ड्यूक के रूप में शासन करता था। तो होलस्टीन जर्मन संघ का सदस्य था लेकिन स्लेस्विग नहीं था। होलस्टीन के सभी निवासी जर्मन थे, स्लेस्विग के निवासी भी अधिकांश जो थे वो जर्मन थे, लेकिन डैनिश लोग भी रहते थे। डैनिश लोग डचियों को डेनमार्क से में सम्मिलित करने के पक्ष में थे, जबकि जर्मन लोग उन्हें जर्मन संघ में मिलाना चाहते थे। तो प्रशिया की इनके ऊपर नज़र थी। ऑगस्टनबर्ग का ड्यूक इनको अपने अधिकार में लाने की चिंता में था और इसलिए स्थिति गंभीर बन गई। 1863 में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम ने एक नया संविधान बनाया, जिसके अनुसार स्लेस्विग डेनमार्क के साथ मिलाने और होलस्टीन को स्वतंत्रता प्रदान करने की योजना बनाई गई। 1863 में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद बेटा क्रिश्चियन नवम जो है डेनमार्क का शासक बना और उसने स्लेस्विग को अपने राज्य में मिला लिया। जर्मन डाइट ने ऑगस्टबर्ग के नवीन द्वीप का पक्ष लिया और उसने होलस्टीन का शासन संभाल लिया, लेकिन बिस्मार्क डाइट के निर्णय के विरुद्ध था। स्वयं डचियों पर अधिकार करके उन्हें प्रशिया में मिलाना चाहता था। तो ऐसे में राजकुमार ने उसका समर्थन नहीं किया। राजकुमार ने जो है उसको किसी भी प्रकार से सहमति नहीं दी। तो इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि युद्ध जो है शुरू हो गया और साथ दिया गया
ऑस्ट्रिया के द्वारा। ऑस्ट्रिया और प्रशिया दोनों ने जो है आक्रमण किया और इस तरह डेनमार्क को हराया गया और दोनों देशों के बीच में गेस्टिन की संधि हुई। स्लेस्विक पर प्रशिया का, होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया और इस तरह से क्या हुआ कि ये पहला युद्ध समाप्त हो गया। फिर दूसरा युद्ध है ऑस्ट्रिया प्रशिया युद्ध। पहला युद्ध है 1864 में, ऑस्ट्रिया प्रशिया युद्ध 1866 में। युद्ध का कारण क्या था? अब दो डचियाँ जो थी बिस्मार्क ने ली थी और ऑस्ट्रिया का साथ लिया था। अब क्या किया उसने ऑस्ट्रिया से ही युद्ध मोल लेने का विचार किया और बड़ी कूटनीति से उसने क्या किया कि एक ऐसी डच्ची जो थी वो दी उसने ऑस्ट्रिया को, जिसके लिए उसको क्या था कि पार करना पड़ता था प्रशिया वाली डच्ची या राज्य को। तो इस तरह से क्या हुआ कि दोनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न हो गया और 1866 ईस्वी में दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया और गेस्टिन की संधि का भी आरोप लगाया गया। स्लेस्विक पर प्रशिया का, होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर आरोप लगाया कि होल्स्टीन का शासन प्रबंध वो ठीक से नहीं कर रहा है और इस तरह से 1866 में ऑस्ट्रिया को एक विरोध पत्र भेजा गया और इस तरह से क्या हुआ कि दोनों के बीच में आगे चलकर जून 1866 को युद्ध की घोषणा कर दी गई। युद्ध हुआ सप्त साप्ताहिक युद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध है इतिहास में। बेवेरिया, सैक्सनी, हैनोवर, वुर्टमबर्ग आदि जो जर्मन संघ के राज्य थे, इन राज्यों ने ये कहा जाता है कि साथ दिया ऑस्ट्रिया का, बाकियों ने इनकार कर दिया और युद्ध का जो रशिया की तरफ से संचालन था ये कर रहा था मोल्तके। तो इस तरह से क्या हुआ कि प्रशिया ने हैनोवर, ड्रेस्डेन, कैसल और सैक्सनी पर अधिकार कर लिया और उत्तरी जर्मनी पर अपना आधिपत्य जमाने के पश्चात मोल्तके ने बोहेमिया के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो इस तरह से ये जो युद्ध था 1866 में सिडोवा के स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और प्रशिया की सेना में और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया बुरी तरह से पराजित हो गया क्योंकि फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय, उसको युद्ध से बाहर रखा था तो उसने कोई भाग नहीं लिया था। तो इस तरह से क्या हुआ कि प्रशिया की जीत हुई और युद्ध के पश्चात जो है एक संधि हुई ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में, प्रेग की संधि जिसको कहा जाता है। तो ये प्रेग की जो संधि थी ये की गई और इसके अनुसार वेनेशिया का प्रांत इटली को, फ्रैंकफर्ट डाइट को भंग किया, होल्स्टीन पर प्रशिया का अधिकार, जर्मनी के दक्षिण में स्थित राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई और इस तरह से देखते हैं कि एक उत्तरी जर्मन संघ की भी इसके पश्चात स्थापना की गई। इसके पश्चात तीसरा युद्ध है फ्रांस प्रशिया युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण 1870-71 में। फ्रांस प्रशिया युद्ध के लिए भी बहुत से कारण उत्तरदायी थे, जिसमें कि नेपोलियन तृतीय जो कि फ्रांस का शासक था, कुछ उसकी भी वजह रही। फ्रांस और प्रशिया युद्ध से दोनों में शत्रुता बन गई थी। तो और बिस्मार्क भी जानता था कि जब तक फ्रांस को वो पराजित नहीं कर लेता है तब तक क्या है कि ये जो कुछ रियासतें हैं वो पूरी तरह से जर्मनी में नहीं मिल सकती हैं। 1866 में ऑस्ट्रिया को हरा करके उसने उत्तरी रियासतों को मिलाकर उत्तरी संघ की स्थापना की थी। अब दक्षिण जर्मनी की वेवेरिया, वेडन, वुर्टेमबर्ग आदि रियासतों को इस संघ में मिलाना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ा जो उसके मार्ग का, उसके रास्ते का कांटा था वो था फ्रांस और इसलिए क्या किया, उसको इससे युद्ध मोल लेना पड़ा। नेपोलियन तृतीय ने क्या किया कि राइन तट के कुछ प्रदेशों की भी मांग की, क्योंकि वो तटस्थ रहा था जब ऑस्ट्रिया प्रशिया युद्ध हुआ था, तो उसने मांग की। बिस्मार्क जो था उसने अपनी सैनिक शक्ति को काफ़ी बढ़ा लिया था। कुछ जो समाचार पत्र थे उन्होंने भी इस तरह की भूमिका निभाई कि फ्रांस और प्रशिया की आपसी शत्रुता के बारे में बहुत कुछ लिखा। बिस्मार्क बड़ा कूटनीतिज्ञ था, महत्वाकांक्षी था। नेपोलियन बेल्जियम पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन बिस्मार्क ने इसका विरोध किया और उसने ये भेद इंग्लैंड को बता दिया और अपनी चालाकी से इंग्लैंड और फ्रांस में
जो संबंध थे उनमें कटुता उत्पन्न उसने कर दी। नेपोलियन हॉलैंड के शासक से लग्जमबर्ग का प्रदेश खरीदना चाहता था, लेकिन बिस्मार्क के विरोध के कारण वो ऐसा नहीं कर सका और इस तरह से दोनों के बीच में शत्रुता बन गई। तत्कालीन कारण था स्पेन के लोगों ने वहां की राजनीति इसाबेला के निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और रानी भागकर पहुंच गई फ्रांस में। स्पेन के लोग प्रशिया के शासक के भाई लियोपोल्ड को स्पेन का शासक बनाने के पक्ष में थे और बिस्मार्क ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन नेपोलियन ने इसका विरोध किया और लियोपोल्ड ने अपना नाम वापस ले लिया। तो फ्रांस की मंत्रिपरिषद ने प्रशिया के शासक को ये वचन दिया कि वो होहेंजोलॉरेन वंश का कोई भी व्यक्ति स्पेन के सिंहासन पर नहीं बिठाएगा और इस तरह से दोनों देशों के बीच में युद्ध जो था ये शुरू हो गया। तो 15 जुलाई 1870 को युद्ध की घोषणा की प्रशिया ने और दक्षिण जर्मनी की रियासतों ने भी साथ दिया और फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। प्रशिया की सेना ने जो एल्सिस लॉरेन थे ये फ्रांस के उस पर अधिकार कर लिया। मेत्स के दुर्ग को घेर लिया गया। नेपोलियन की सेडान के युद्ध में बुरी तरह पराजय हुई। विवश होकर उसने आत्मसमर्पण किया, उसको बंदी बना लिया गया और स्वयं उसने एक संदेश भेजा कि सेना हार गई है, मैं भी बंदी बन गया हूँ। रानी फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गई और 5 सितंबर को फ्रांस में फिर से गणतंत्र की स्थापना हुई। गैम्टा के नेतृत्व में शत्रु का सामना करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की स्थापना की गई और इस तरह से ये कहा जाता है कि पेरिस के लोगों ने प्रशिया की सेना के सामने जो है हथियार डाल दिए और इस तरह से आगे चलकर विवश होकर एक संधि की गई जिसको कहा जाता है संधि को, ये थी फ्रैंकफर्ट की संधि। 10 मई 1871 ईस्वी को ये संधि जो थी ये की गई, 10 मई 1871 ईस्वी को। और इसमें फ्रांस के 2 प्रदेश, एक का नाम था अल्सेस और दूसरे का नाम था लॉरेन। ठीक है, ये आगे चलकर भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो ये प्रशिया को दिए। क्षतिपूर्ति के रूप में 5 अरब फ्रैंक 3 वर्ष में फ्रांस देगा, किसको? प्रशिया को। जर्मनी की एक सेना फ्रांस में रखना निश्चित किया गया जिसका खर्चा फ्रांस ही उठाएगा और इस तरह से जर्मनी का जो एकीकरण था वो पूरा हुआ। ऑस्ट्रिया प्रशिया युद्ध के पश्चात बिस्मार्क ने जो मेन नदी की उत्तर की रियासतों को मिलाकर उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना पहले की थी। फ्रांस के साथ हुए युद्ध में दक्षिण की रियासतों को प्रशिया के साथ मिलाया और इस तरह से 18 जनवरी 1871 ईस्वी को जर्मनी का जो एकीकरण था वो संपूर्ण हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मनी के जो राज्य थे वो भी एकीकृत हुए। तो इस वीडियो में इतना है।